शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम साहब, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को नमस्कार। हाँ तो बच्चों, बिल्कुल बात करने जा रही हूँ सेकंड ग्रेड की। जी हाँ, सेकंड ग्रेड, और बिल्कुल बात करूंगी मनोविज्ञान विषय की। जैसा कि आपको पता है कि बड़े कंफ्यूज हैं आपके, सेकंड ग्रेड पहले आएगी या फर्स्ट ग्रेड पहले आएगी, कोई भी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन आप सेकंड ग्रेड के लिए ही एलिजिबल है तो सेकंड ग्रेड की तैयारी बिल्कुल आप करेंगे। मनोविज्ञान की चर्चा करूंगी। मनोविज्ञान की चर्चा करते हुए बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगी आपको, मनोविज्ञान की चर्चा करते हुए बताना चाहूंगी आपको कि मनोविज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं, मनोविज्ञान के क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। रीट में फिर भी उलझन भरे क्वेश्चंस आते हैं, रीट में फिर भी क्वेश्चंस घुमा फिरा करके आते हैं, बट सेकंड ग्रेड के अंतर्गत क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। सेकंड ग्रेड में कोई चांस ही नहीं होता कि आप क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा परेशान हो, ज्यादा घुमाए फिराए नहीं जाते सेकंड ग्रेड के अंतर्गत क्वेश्चंस। तो सेकंड ग्रेड की मैं बात करूं तो सेकंड ग्रेड में पक्का आप 40 में से 40 मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल ये पता होगा आपको कि सेकंड ग्रेड के अंतर्गत भी 2 पेपर आपके होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। सेकंड ग्रेड में मनोविज्ञान कौन से पेपर में आता है, पेपर फर्स्ट में या पेपर सेकंड में? पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट में मनोविज्ञान आता है। क्वेश्चंस होते हैं 20। क्वेश्चन कितने होते हैं? 20, और मार्क्स कितने होते हैं? 40। ठीक है, 40 नंबर होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं। पवन, कविता, पूजा, आर.एस. मीना, नमस्ते बेटा, नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून। बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, सुनने के लिए तैयार हो जाओ, समझने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, और सेकंड ग्रेड में जितने प्यारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड में क्यों, एक्चुअली सेकंड ग्रेड में शिक्षा शास्त्र नहीं है, ये आपको पता होगा। फर्स्ट ग्रेड में शिक्षा मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र, रीट थर्ड ग्रेड में भी शिक्षा मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र, बट सेकंड ग्रेड में केवल शिक्षा मनोविज्ञान। बिल्कुल 40 नंबर की क्या होती है, शिक्षा मनोविज्ञान होती है। किसके अंतर्गत? सेकंड ग्रेड के अंतर्गत, जो आपकी फर्स्ट पेपर में आती है। सेकंड पेपर के अंतर्गत, सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट का होता है, उस सेकंड पेपर के अंतर्गत विशेष रोल होता है शिक्षण विधियों का। सब्जेक्ट का तो होगा ही भाई, ये तो आपको पता है कि फर्स्ट पेपर आपका जीके का आता है। उसी फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, उसी जीके के पेपर के अंतर्गत 40 नंबर की क्या आती है? शिक्षा मनोविज्ञान। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होता है, सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है, और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आती है शिक्षण विधियां। जी हाँ, शिक्षण विधियां। अगर आपका हिंदी विषय है तो हिंदी से संबंधित शिक्षण विधियां आती हैं। अगर आपका विषय एसएसटी है तो एसएसटी से संबंधित शिक्षण विधियां आती हैं। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ से संबंधित शिक्षण विधियां आती हैं। अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो साइंस से संबंधित शिक्षण विधियां आती हैं आपके सेकंड पेपर के अंतर्गत। तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत स्कोरिंग सब्जेक्ट शिक्षा मनोविज्ञान, और सेकंड पेपर में शिक्षण विधियों को कतई मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि स्कोरिंग होता है। ये विषय ऐसे हैं जो हमें सफलता के द्वार तक ले जाते हैं, क्योंकि ये विषय पहले से किसी के अच्छे नहीं होते, और जो एग्जाम में इन विषयों की बहुत अच्छी तैयारी कर लेता है वो भीड़ से अलग निकल जाता है। क्योंकि भीड़ से अलग निकालने में 1 नंबर बहुत होता है, 1 नंबर बहुत होता है। तो यहाँ तो 40 और 40 नंबर की बात है। जितना वेटेज शिक्षा मनोविज्ञान का है, उतना ही वेटेज किसका है? शिक्षण विधियों का वेटेज है। ठीक है, जितना वेटेज शिक्षा मनोविज्ञान का है, उतना ही वेटेज किसका है? शिक्षण विधियों का उतना ही वेटेज है। ठीक, तो सेकंड ग्रेड की मैं बात कर रही हूं, और अगर मैं कंपैरेटिवली आपसे बात करूं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कुछ टॉपिक सिमिलर हैं, लेकिन सिमिलर नहीं है। क्या? वहां तो शिक्षा शास्त्र है,
और कुछ टॉपिक होते हैं जो हमारे फर्स्ट ग्रेड में नहीं होते हैं। तो जैसे हमारे सेकंड ग्रेड में क्या टॉपिक होता है, सेकंड ग्रेड में जैसे अभिप्रेरणा टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड में नहीं होता है। सेकंड ग्रेड में आपका बुद्धि टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड में नहीं होता है। सेकंड ग्रेड में आपका व्यक्तित्व टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड में नहीं होता है। बट अधिकांश टॉपिक ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सिमिलर हैं, आर.एस. मीना मैम ये टाइम सही नहीं है। हाँ बेटा, मुझे भी तो ये लगता है कि टाइम सही नहीं है। कल से मैं आपकी क्लास लेने जा रही हूँ 11 बजे। नाउ यू आर हैप्पी आर.एस. मीना? कल से मैं आपकी क्लास 11 बजे लेने जा रही हूँ बेटा, 11 बजे क्लास होगी। यस 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 यस, गुड आफ्टरनून गजेंद्र। तो बच्चों कल से हमारी ये वाली क्लास 11 बजे होने वाली है। कल से 11 बजे क्लास का टाइम रहेगा। ये टाइम मैंने आज ही रखा है क्योंकि आज मैं जस्ट आपसे सिलेबस को लेकर के चर्चा करने वाली हूँ। क्योंकि आगे हम और कुछ पढ़ें, आगे सिलेबस की शुरुआत करें उससे पहले हमें सिलेबस क्या है ये पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सेकंड ग्रेड की मैं बात कर रही हूँ, बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि 2 पेपर आपके होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आपके सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर जो जीके का होता है, जीके पेपर के साथ ही आपका क्या आता है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान कितने मार्क्स का आता है? 40 नंबर का आता है। शिक्षा शास्त्र नहीं है, प्योर शिक्षा मनोविज्ञान है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, 40 में से 40 नंबर कहीं नहीं गए आपके, यकीन मानो 40 में से 40 नंबर कहीं नहीं गए यदि आप बहुत अच्छे से मैटर को समझ लेते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आपका सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट के अंतर्गत टीचिंग मेथड्स आते हैं 40 नंबर के। जिस सब्जेक्ट के आप हैं, ठीक है, हिंदी तो हिंदी के टीचिंग मेथड्स, इंग्लिश तो इंग्लिश के टीचिंग मेथड्स, संस्कृत तो संस्कृत के टीचिंग मेथड्स, एसएसटी तो एसएसटी के टीचिंग मेथड, साइंस तो साइंस के टीचिंग मेथड्स। तो वहाँ फर्स्ट पेपर में शिक्षा मनोविज्ञान, सेकंड पेपर टीचिंग मेथड, बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट पे विशेष फोकस करके ये सारे मार्क्स ले लेने अपनी झोली में। ये सारे मार्क्स आपके पास आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत आपको सेलेक्ट होने से रोक सकती है, क्योंकि जीके को आप पढ़ लेंगे। सब्जेक्ट आपका पहले से मजबूत होता है, बहुत अच्छी तैयारी आपको अभी भी करनी है, बट विशेष फोकस कर लेना है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों पर। शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं कोई डाउट नहीं है कि भीड़ में से अलग निकालने में तो ये दोनों विषय जबरदस्त मददगार साबित होते हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड्स की भी अलग से भी लाइव क्लासेस का प्रोसेस भी रहेगा। अभी लाइव क्लास टीचिंग मेथड्स की डिफरेंट सारे की नहीं है, वो भी आगे चलेगी। अगर आप चाहें तो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि कब स्टार्ट होंगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, प्रॉपर तरीके से वो स्टार्ट कब होने वाली है लाइव क्लास किसकी, टीचिंग मेथड्स की। क्योंकि जिस तरह से आप शिक्षा मनोविज्ञान को वेटेज दे रहे हैं सेकंड ग्रेड में, उसी तरह से आपको टीचिंग मेथड्स को भी वेटेज देना होगा। 40 नंबर की बात है वहां टीचिंग मेथड, और 40 मिलकर के 80 नंबर होते हैं बेटा, 80 नंबर होते हैं। तो बिल्कुल मैं बात करने जा रही हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की। जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, शिक्षा शास्त्र आपके नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान है। 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर आपको प्राप्त करने हैं। इन 40 नंबर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या होगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो बिल्कुल आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा सिलेबस शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड चर्चा कर रही हूं मैं। तो अब मैं सिलेबस डिस्कस करने वाली हूं किसका, शिक्षा मनोविज्ञान का। मैम क्या सेकंड ग्रेड में अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं? बेटा भूराम, सेकंड ग्रेड में इतने अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप घबराओ मत। आप केवल जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे पढ़ लेना। रही बात अप्लाइड, कम आते हैं, बट अप्लाइड आने दो ना। जब आप मैटर को समझ लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, बेटा मत घबराओ। अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, आने दो, आप कर लोगे। ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं आते सेकंड ग्रेड में क्वेश्चंस, ज्यादा घुमा फिरा कर कतई नहीं आते। आपको तो यहां से रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रहते हुए एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते जाना है, समझते जाना है। हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चंस भी तो आपको करवाऊंगी, तो सारी चीजें आप छोड़ दो, मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाए। यस यस यस, हिना खान नमस्ते बेटा। चलो शिक्षा मनोविज्ञान का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। ये रहा शिक्षा मनोविज्ञान का सिलेबस सेकंड ग्रेड के लिए। क्लियर?
यस बेटा, देखना इधर। शिक्षा मनोविज्ञान, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, उपयोगिता, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का शिक्षा में योगदान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या पढ़ना है? इट्स मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर इन क्लासरूम सिचुएशंस, वेरियस साइकोलॉजिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशंस इन एजुकेशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पहला पॉइंट है आपका। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। और इसमें जब हम पढ़ेंगे, डेफिनेटली शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, बट शिक्षा मनोविज्ञान से शुरुआत नहीं करेंगे। हम शुरुआत कहां से करेंगे? मनोविज्ञान से। हम शुरुआत कहां से करेंगे बेटा? मनोविज्ञान से शुरुआत करेंगे। मनोविज्ञान से शुरुआत करते हुए पहले मनोविज्ञान पढ़ेंगे, फिर मनोविज्ञान की शाखा पर आ जाएंगे। शाखा का नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। अर्थ समझना है, क्षेत्र, उपयोगिता समझनी है, मनोवैज्ञानिकों का योगदान समझना है। तो बिल्कुल ये हमारा पहला टॉपिक क्लियर होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। जैसे हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरी थ्योरी जब हम इस टॉपिक की पढ़ लेंगे, तो थ्योरी के बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ के साथ आपका टेस्ट भी होता चला जाएगा। जो बेहतरीन तरीका है तैयारी करवाने का, वही तरीका हम अपनाएंगे बच्चों। आपको कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्लियर? पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट की ओर यदि मैं चलूं, तो सेकंड पॉइंट देखिए, ये रहा आपका सेकंड पॉइंट, शिक्षार्थी का विकास। शिक्षार्थी का विकास, कुल मिला के टॉपिक पढ़ेंगे विकास, डेवलपमेंट। सेम टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेम टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो विकास, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक विकास, संप्रति विकास, इतना सा दिया हुआ है यहाँ तो, बट इतना सा नहीं है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। विकास, हमें विकास में सारी चीजों को पढ़ना होगा बच्चों। अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, विकास के नियम कौन कौन से होते हैं, विकास के सिद्धांत, सारे सिद्धांत पढ़ने होंगे। सारे सिद्धांत हमें पढ़ने होंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। कुल मिला के सिगमंड फ्राइड को हमें पढ़ना होगा। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, लॉरेंस कोहलबर्ग, नॉम चॉम्स्की, ये सारे हमें पढ़ने होंगे। सिद्धांत हमें पढ़ने होंगे। उसके बाद हमें अवस्थाओं का जिक्र करना होगा। अवस्थाओं का जिक्र, वैसे तो गर्भावस्था भी होती है, लेकिन गर्भावस्था का जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक गर्भावस्था संबंधी प्रश्न नहीं बने हैं। हम बात करेंगे शेषावस्था से। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन अवस्थाओं का जिक्र होगा। इन अवस्थाओं को किन किन नामों से जाना जाता है, प्रत्येक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हर अवस्था में बच्चों को कैसे टेकल किया जाना चाहिए, वो सारी बातें हम करेंगे। बच्चों के शारीरिक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे, मानसिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चर्चा बिल्कुल हम यहाँ करने वाले हैं। कनोज, लाइव फ्रॉम क्लासरूम या फिर मैम लाइव फ्रॉम स्टूडियो? बेटा, जैसे इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम करें या लाइव फ्रॉम स्टूडियो, तो आप में से कुछ के मत थे लाइव फ्रॉम क्लासरूम, अधिकांश के मत थे लाइव फ्रॉम स्टूडियो। मैं लाइव फ्रॉम स्टूडियो ले रही हूं, क्यों? क्योंकि बेटा मुझे लगता है लाइव फ्रॉम क्लासरूम से मैं आप पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। लाइव फ्रॉम क्लासरूम होता है तो क्लासरूम में बच्चे सामने होते हैं, फोकस किस पर होता है? ऑफलाइन बच्चों पर। बात समझ में आ रही होगी। ऑफलाइन बच्चों पर फोकस होता है, आप पर फोकस नहीं होगा ना। मैं वहां इस तरह से आपके कमेंट्स पढ़ सकती हूँ। लाइव फ्रॉम स्टूडियो में केवल और कोई नहीं है, आप हैं और मैं हूं। अभी मैं लाइव फ्रॉम स्टूडियो ही क्लास ले रही हूं, और लाइव फ्रॉम स्टूडियो में मैं होंगी और आप होंगे, बाकी अदर बच्चे हमारे बीच नहीं होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा कम्युनिकेशन चलेगा। मैं आपके कमेंट्स डायरेक्ट देख सकती हूँ, उनका रिप्लाई दे सकती हूँ, और ये पॉसिबल नहीं होता लाइव फ्रॉम क्लासरूम से। ठीक है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम से ये सब पॉसिबल नहीं होगा। तो बिल्कुल मैंने जस्ट ये डिसीजन लिया कि आपकी क्लास लाइव फ्रॉम स्टूडियो की जाए, जहां केवल हम हो और हमारे बीच और कोई भी ना हो। ठीक है, आप
अपने कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी और उनका रिप्लाई बिल्कुल दे सकती हूँ। क्लियर? क्लियर? पूजा आप क्या कह रही हैं, क्लास रुक गई? नहीं बेटा, क्लास चल रही है। यस सारिस मीना लाइव फ्रॉम स्टूडियो, राइट है? ओके ओके ओके, थैंक यू बेटा। यस तो बेटा हम सेकंड टॉपिक हमारा क्या रहेगा, विकास टॉपिक रहेगा। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा क्या रहेगा, विकास रहेगा। विकास के बाद आगे की हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, अधिगम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अधिगम रहेगा। अधिगम टॉपिक बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। अधिगम टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। अधिगम को भी हम पूरी तरह से पढ़ेंगे जैसा कि लिखा हुआ है, अर्थ पढ़ेंगे, प्रकार, अधिगम के सिद्धांत व उनका शिक्षा में अनुप्रयोग, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, संरचनात्मक अधिगम, इट्स मीनिंग एंड टाइप्स, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इम्प्लीकेशंस फॉर अ टीचर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। कुल मिलाकर के अधिगम क्या होता है, अधिगम का पूरी तरह से अर्थ हम जानेंगे। प्रकार हम पढ़ेंगे, अधिगम के कौन कौन से प्रकार होते हैं, रॉबर्ट गेनी ने कौन कौन से प्रकार बताए हैं, आसुबेल ने कौन कौन से प्रकार बताए हैं, प्रकार की हम बात करेंगे। उसके बाद अधिगम के सिद्धांत हम पढ़ेंगे, बहुत सारे सिद्धांत हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत हम पढ़ेंगे, संज्ञानवादी सिद्धांत हम पढ़ेंगे, संरचनावादी सिद्धांत हम पढ़ेंगे, यानी थॉर्नडाइक को हम पढ़ेंगे, पाउलोव को पढ़ेंगे, स्किनर को पढ़ेंगे, अल्बर्ट बांडुरा को पढ़ेंगे, मैक्स वर्दिमर को पढ़ेंगे, टोलमैन को पढ़ेंगे। बहुत सारे सिद्धांत हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जेरोम ब्रूनर को हम पढ़ेंगे, स्थानांतरण की भी बात करेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कुल मिलाकर अधिगम टॉपिक में जो भी है, अधिगम टॉपिक के अंतर्गत जो भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अधिगम टॉपिक में जो भी सब कुछ है शुरू से लेकर एंड तक वो सारा हम पढ़ेंगे। तो अधिगम टॉपिक के अंतर्गत हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। अधिगम के बाद हम बात करेंगे किसकी, अभिप्रेरणा की। अधिगम के बाद हम अभिप्रेरणा की बात करेंगे। अभिप्रेरणा टॉपिक आपके केवल सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। अभिप्रेरणा टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। अभिप्रेरणा का अर्थ हम जानेंगे, अधिगम में भूमिका व उपलब्धि अभिप्रेरणा का जिक्र हम करेंगे। ठीक है, अभिप्रेरणा को पूरी तरह से जानेंगे कि अभिप्रेरणा कहते किसे हैं, अभिप्रेरणा क्या होती है। इसके अलावा अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, अभिप्रेरक के कौन कौन से प्रकार होते हैं, अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, बच्चों को अभिप्रेरित करने के तरीके क्या क्या होते हैं, उपाय क्या क्या होते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत हम पढ़ेंगे और उन्हीं सिद्धांतों के अंतर्गत उपलब्धि अभिप्रेरणा का जिक्र भी हम करेंगे। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का जिक्र भी हम करने वाले हैं। क्लियर? गीता महावर मैम, संस्कृत प्रियंका मैम नहीं बेटा, संस्कृत प्रियंका मैम नहीं पढ़ाएंगी। ठीक है, लेकिन हम प्रियंका मैम से बेस्ट फैकल्टी लेकर के आए हैं। आप केवल विश्वास करके पढ़ करके देखिएगा, विश्वास करके पढ़ करके देखिएगा, कहीं बेहतर हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम प्रियंका मैम से कोई कमजोर नहीं। आप एक बार केवल पॉजिटिव माइंड से, केवल सकारात्मक सोच के साथ पढ़कर देखिएगा। प्रियंका मैम किसी कारण से बिल्कुल नहीं आ पाएंगी, नहीं पढ़ा पाएंगी, लेकिन जो सर हैं प्रियंका मैम के स्थान पर, उनसे आप पॉजिटिव, बिल्कुल अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हुए और फिर पढ़ना, मजा आ जाएगा, ये मेरा कहना है। ठीक है, चलिए। यस, अभिप्रेरणा अर्थ, अधिगम में भूमिका, उपलब्धि, अभिप्रेरणा। तो अधिगम पढ़ेंगे, अधिगम के बाद क्या पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा। ठीक है, ठीक है, अधिगम के बाद अभिप्रेरणा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, समायोजन, एडजस्टमेंट। समायोजन बहुत बढ़िया टॉपिक है। एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट आप कब कर सकते हैं, जब मानसिक रूप से कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। मानसिक रूप से कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे मैंने डिसीजन लिया है कि आपको मैं पढ़ाऊंगी लाइव फ्रॉम स्टूडियो, और वो तो मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया था कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम पढ़ाना है क्या। बाकी मेरा शुरू से ही प्लान यही था। लाइव का मतलब लाइव होता है बच्चों, लाइव का मतलब ये होता है कि मैंने आपसे लाइव का कमिटमेंट किया है, तो मैं स्टूडियो से सीधे आपको पढ़ाऊं, ना कि किसी दूसरे बच्चों को। क्लासरूम में मैं दूसरों को पढ़ाऊंगी, आपको नहीं। आप तो केवल इनडायरेक्ट वे में सुनेंगे कि अच्छा मैडम किन्हीं दूसरे बच्चों को पढ़ा रही है, हम सुन रहे हैं। वहां कोई आपके कमेंट्स पे फोकस नहीं होता, सारी चीजें। तो जब
मैंने ये रीजन लिया है कि स्टूडियो से आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, जो बेहतरीन तरीका है। यस, मोस्टली कोचिंग वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं, सीधे क्लासरूम में वो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन से सीधा प्रसारण कर देते हैं कि आप देख लो। यही हो रहा है, ऑफलाइन में सामने बच्चे बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं और सीधा आपको ना तो क्वालिटी अच्छी आती है उसमें, ना आपके कमेंट्स पे फोकस किया जाता है, ना आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। ठीक है, लेकिन लाइव फ्रॉम स्टूडियो में मैंने कहा ना, हम और आप होते हैं। और वैसे भी मैं ये नहीं पूछ रही अब कि आपको क्या पसंद है। अगर यहां से स्वस्थ हैं तो आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट, समायोजन, और विश्वास होना चाहिए कि मैडम ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल उचित होगा। ठीक है, उस विश्वास के साथ, वरना यहां से अस्वस्थ रहोगे, और अस्वस्थ रहोगे तो पढ़ाओ भी समझ में नहीं आएगा। नुकसान किसका होगा बेटा, आपका नुकसान होगा। ठीक है, नुकसान किसका होगा, आपका नुकसान होगा, तो इसलिए नुकसान नहीं करना है। एडजस्टमेंट टॉपिक पढ़ेंगे ना आप बेटा, ये एडजस्टमेंट तो पता नहीं क्या क्या एडजस्टमेंट करना सिखा देता है। तो कुल मिलाकर जो है, जैसी सिचुएशन है, जैसी चीज हमारे सामने है, हमें मानसिक रूप से स्वस्थता के साथ उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, हमें बहुत अच्छे से तो समझ में आती है चीज़ें, क्योंकि यहाँ हमारे कीड़ा रहता है ना, कुछ नेगेटिव कीड़ा, तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो आपके लिए मैंने बेहतरीन डिसीजन लिया है। एक पंथ दो काज नहीं किए मैंने कि मेरे तो दो काम हो जाएंगे, इधर ऑनलाइन वाले बच्चे मैंने ले लिए, इधर ऑफलाइन वाले बच्चे ले लिए। एक बार पढ़ाऊंगी और काम पूरा हो जाएगा। उसमें तो बेटा फायदा ही फायदा है, हमें उसमें तो फायदा ही फायदा है कि बिल्कुल इधर ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा दो, ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा दो और सीधे आपका प्रसारण दे दो कि पढ़ लो भाई। हमें तो फायदा है कि सीधे ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सीधे ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं। हो सकता है आगे मैं यही करूंगा अगर टाइम की कमी होगी तो, लेकिन चूंकि अभी मेरे पास टाइम है, मैं आपसे इंडिविजुअल बात कर सकती हूँ, अलग से बात कर सकती हूँ, इसलिए हम लाइव फ्रॉम स्टूडियो ही पढ़ेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समायोजन से शुरुआत नहीं करेंगे, हम मानसिक स्वास्थ्य से शुरुआत करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है और जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो क्या कर लेते हैं, समायोजन। फिर हम समायोजन की बात करेंगे कि एग्जैक्टली समायोजन कहते किसे हैं। समायोजन का अर्थ जानेंगे, मानसिक मनोरचनाओं की बात करेंगे, कुसमायोजन की बात करेंगे। ठीक है, यानी समायोजन किसे कहते हैं ये हम जानेंगे, और समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती है और कुसमायोजित व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं। कुसमायोजन से बचने के लिए क्या क्या मनोरचनाएं अपनानी चाहिए, या हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या मनोरचनाएं अपनानी चाहिए, इन सब की चर्चा हम करेंगे। कौन से टॉपिक के अंतर्गत, समायोजन टॉपिक के अंतर्गत। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में भी ये टॉपिक है और सेकंड ग्रेड में भी ये टॉपिक है। क्लियर। समायोजन टॉपिक के बाद हम बात करेंगे किसकी, व्यक्तित्व की, पर्सनैलिटी। एक अच्छा व्यक्तित्व किसे कहते हैं, क्या अर्थ होता है व्यक्तित्व का, सिद्धांत, मापन, इन सब की हम बात करेंगे। एक गुड पर्सनालिटी क्या होती है, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व किसे कहते हैं, क्या व्यक्तित्व केवल बाह्य रूपरेखा होती है या बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो व्यक्तित्व बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि व्यक्तित्व एग्जैक्टली कहते किसे हैं, हम सामने वाले के व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार से कर सकते हैं, किन किन बातों से हमें सामने वाले के व्यक्तित्व का पता लगता है। बिल्कुल, अरे हैंड राइटिंग को देखकर आपके व्यक्तित्व के बारे में बताया जा सकता है, आपकी शारीरिक संरचना के आधार पर आपके बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है, आपसे रूबरू होकर अगर 2 मिनट बात की जाए तब भी आपके बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत सारे तरीके होते हैं व्यक्तित्व मापन के, बहुत सारे उपाय होते हैं व्यक्तित्व मापन के। तो बिल्कुल व्यक्तित्व मापन भी हम पढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व के अंतर्गत अर्थ हम पढ़ने वाले हैं, सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं, व्यक्तित्व का मापन हम पढ़ने वाले हैं। सिद्धांतों में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी पढ़ेंगे, तो नव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड है, तो नव मनोविश्लेषणात्मक में जुंग है, एडलर हैं, इन सब की चर्चा हम करेंगे। तो व्यक्तित्व टॉपिक को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे कौन से क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए यस, अब देखिए बुद्धि व सृजनात्मकता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, बुद्धि व सृजनात्मकता।
ये नेक्स्ट टॉपिक है। यस, इसमें भी हम अर्थ, सिद्धांत, मापन व अधिगम में भूमिका, और उसके बाद हम बात करेंगे संवेगात्मक बुद्धि की। ठीक है, तो बुद्धि व सृजनात्मकता, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी की हम बात करेंगे। पहले बुद्धि की बात करेंगे, फिर क्रिएटिविटी की बात करेंगे। इसका मीनिंग हम पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, रोल इन लर्निंग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है सबसे पहले हम बुद्धि को विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, बुद्धि का मापन कैसे होता है, बुद्धि के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। बुद्धि के बारे में पूरी चर्चा करने के बाद सृजनात्मकता की चर्चा की जाएगी। सृजनात्मकता क्या होती है, सृजनशील बालक किसे कहते हैं, सृजनशील बालक में विशेषताएं क्या क्या पाई जाती हैं, क्या सृजनात्मकता को मापा जा सकता है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो कुल मिलाकर बुद्धि और सृजनात्मकता की बात करेंगे। बुद्धि की बात करने के बाद बुद्धि के साथ आता है कौन सा टॉपिक, संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा टॉपिक। अरे बुद्धि से तो हमें यह पता लगता है कि हमारा बुद्धि लेवल क्या है, 140 से अधिक है, 130 से अधिक है, 120 से अधिक है। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि कितनी है हमें यह भी जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि यदि हमें होगी तो हम किसी भी जगह पर बहुत अच्छे से टिके रह सकते हैं। जीवन को सुखमय व शांतिप्रिय बनाने के लिए संवेगात्मक बुद्धि सहायक होती है। इस जीवन को यदि हम बहुत सुकून से, शांतिप्रिय तरीके से जीना चाहते हैं, सुखमय तरीके से जीना चाहते हैं, तो संवेगात्मक बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान होता है। संवेगात्मक बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में। तो बिल्कुल हम बात करेंगे संवेगात्मक बुद्धि की। तो कुल मिला के बुद्धि की बात करेंगे, बुद्धि के बाद संवेगात्मक बुद्धि की बात करेंगे, सृजनात्मकता की बात करेंगे। ठीक है, आरिस मीना, क्या बात है, वेरी गुड। चलो बेटा इधर आ जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, व्यक्तिगत। पूरा पढ़ेंगे हम बेटा। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं क्या होती है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत बालक कौन कौन से आते हैं, विशिष्ट प्रकार के बालक हम किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक क्या होता है, मंद गति से सीखने वाले बाल अपराधी, इन सभी बालकों की चर्चा हम करेंगे किसके अंतर्गत, व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक के अंतर्गत। यही नहीं, ज्यादा पढ़ेंगे। सिलेबस में कम है लेकिन हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। ज्यादा पढ़ने के लिए तैयार रहो, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो पढ़ना है। मुझे लगता है कि इसके अलावा कुछ एक दो टॉपिक और पढ़ लेने चाहिए, तो वो भी आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए। मजा आएगा, मजा आएगा, आपको बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगी मैं। बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत जितने भी प्रकार के बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंद बुद्धि बालक, बाल अपराधी, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, जितने भी बालक हैं उन सब बालकों को हम पढ़ने वाले हैं। कौन से टॉपिक के अंतर्गत, व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक के अंतर्गत। क्लियर। चलिए उसके बाद है विकास तथा शिक्षा में अनुप्रयोग। किसका अनुप्रयोग, किसका अनुप्रयोग। कुल मिलाकर लास्ट वाले पॉइंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। आत्म संप्रत्यय किसे कहते हैं, है ना, सेल्फ कॉन्सेप्ट। आत्म संप्रत्यय किसे कहते हैं। अभिवृत्ति पढ़ेंगे, रुचि पढ़ेंगे, अभिरुचि पढ़ेंगे। ठीक है, रुचि के बारे में पढ़ेंगे, अभिरुचि के बारे में पढ़ेंगे, अभिवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा सामाजिक कौशल और आदतों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो यहाँ हमें क्लियर करने हैं। बहुत बड़े बड़े पॉइंट नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमें यहाँ क्लियर करने हैं। आत्म संप्रति सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में जानना, अपने बारे में समझना, क्या कहलाता है आत्म संप्रति। हम सब में आत्म संप्रति की भावना होनी चाहिए। हम सबको पता होना चाहिए अपने बारे में, मैं क्या हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, सामने वाले मुझे पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, मुझ में क्या अच्छाइयाँ हैं, मुझ में क्या कमियां हैं, दोनों की जानकारी हमें होनी चाहिए। हमें अपनी अच्छाइयों का पता भी होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी कमियों का पता भी होना चाहिए। ये जस्ट क्या होता है, आत्म संप्रति, सेल्फ कॉन्सेप्ट। अभिवृत्ति यानी नजरिया, दृष्टिकोण। अभिवृत्ति जिसे हम मनोवृत्ति भी कहते हैं,
और हमारा नजरिया कैसा होता है? हमारा नजरिया किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना के प्रति या तो सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है। अभिवृत्ति का जिक्र हम करेंगे। रुचि के बारे में हम पढ़ेंगे। रुचि जो कि जन्मजात और अर्जित होती है। इंटरेस्ट, रुचि, ठीक है। आपकी रुचि मनोविज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं रुचि क्रिएट कर दूंगी। अरे रुचि अर्जित भी हो सकती है, जन्मजात और अर्जित। मान लीजिए कि आपकी मजबूरी है मनोविज्ञान पढ़ने की, कि पढ़ना पड़ेगा, रुचि नहीं है, लेकिन रुचि क्रिएट की जा सकती है। चिंता मत करो, मुझसे आप मनोविज्ञान पढ़ोगे, मैं रुचि क्रिएट कर ही दूंगी, बस आप पेशेंस के साथ पढ़ते रहना, ठीक। अभिरुचि के बारे में हम बात करेंगे, जो केवल जन्मजात होती है। सामाजिक कौशल क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। आदतों का जिक्र हम करेंगे, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का जिक्र करेंगे। एटीट्यूड, इंटरेस्ट, हैबिट्स, एप्टीट्यूड एंड सोशल स्किल्स, इन सब की चर्चा हम करने वाले हैं और बहुत मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत जबरदस्त तरीके से हम पढ़ने वाले हैं बेटा। हाँ, सुमन बोल रही है मैम क्लास रुक गई। पिंकी बोल रही है नहीं रुकी। हाँ, तो नहीं रुकी है क्लास तो चल रही है, क्योंकि जब मैं यहाँ खड़ी हूँ और तो क्लास रुक कैसे सकती है। तो बेटा नेक्स्ट बात ये बता दूं मैं आपको कि हमारा पढ़ने का तरीका एग्जैक्टली रहने क्या वाला है। हमारा पढ़ने का तरीका यही रहेगा। पहले हम हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ, पहले हम, आपको पता होगा कि सेकंड ग्रेड में यूनिट्स नहीं है, लेकिन हम यूनिट में डिवाइड कर देंगे इनको। कैसे? देखो कैसे। मैं आपको एज अ फर्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगी ये, केवल ये टॉपिक पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद इसको हम दे देते हैं सेकंड यूनिट, शिक्षार्थी का विकास टॉपिक पूरा हम पढ़ेंगे। और विकास टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं करवाऊंगी क्वेश्चंस को सॉल्व, यानी एज अ टेस्ट। यानी ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, टेस्ट होगा आपका। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर क्या होगा आपका? टेस्ट होगा। क्लियर? 2 यूनिट हो गई हमारी। आगे बढ़ेंगे। और अधिगम और अभिप्रेरणा, ये हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 दे देते हैं इसको नाम। तो एक साथ हम पढ़ लेंगे अधिगम और अभिप्रेरणा। क्लियर? अधिगम और अभिप्रेरणा। आगे चलते हैं। उसके बाद ये हो जाएगी हमारी 4th यूनिट। कौन सी? समायोजन। ये कौन सी यूनिट हो जाएगी? 4th, ठीक है। व्यक्तित्व और बुद्धि वाली यूनिट हो जाएगी कौन सी? 5th। व्यक्तित्व और बुद्धि वाली यूनिट 5th ले लेंगे। और लास्ट में क्या बचा है? लास्ट में जो ये बचा है, इसे हम कौन सी यूनिट ले लेंगे? 6th यूनिट। कहने का मतलब है मत घबराओ आप, हर एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक पढ़ने के बाद, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चले जाएंगे एज अ टेस्ट पेपर, ताकि आपको पता चलता रहे। और दूसरी बात ये तो पता ही है आपको कि लाइव हम पढ़ेंगे। और ये लाइव क्लास, जैसे अभी वाली क्लास आपके पास आ जाएगी, और ये आपके पास रहेगी कब तक रहेगी पता है ना आपको? 1 साल भर तक। साल भर तक। देखिए मतलब कितना बड़ा अंतर है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। ऑफलाइन में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ा और गायब, मतलब हम भी गायब वो भी गायब। कुल मिलाकर के एक बार ही एक क्लास को पढ़ सकता है ऑफलाइन में बच्चा, जबकि ऑनलाइन में यही क्लास 1 साल तक आपके पास रहने वाली है। कितने साल तक? 1 साल तक आपके पास एक क्लास रहने वाली है। मतलब हर लाइव क्लास आपके पास रहेगी 1 साल तक। तो अभी से हम जुड़े हैं, और कब तक? मैं तो एग्जाम तक आपसे जुड़ी रहूंगी, है ना किसी तरीके से। बिल्कुल एग्जाम तक मैं आपसे बात करती रहूंगी, जुड़ी रहूंगी, आपको मोटिवेट करती रहूंगी। आप कभी हताश और निराश होंगे तो मैं आपके सामने आती रहूंगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे सामने रखते रहेंगे और मैं उनका सॉल्यूशन बताती रहूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? बिल्कुल बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ। कल से प्रॉपर हम पहले टॉपिक से शुरुआत कर देंगे। फर्स्ट टॉपिक से हम शुरुआत कर देंगे कल से। टाइम 11 बजे का रहेगा।
जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो टॉपिक पढ़ाते समय मैं आपके कमेंट्स पर ध्यान नहीं दूंगी। मैं आपको कमेंट्स के आपके जो कमेंट्स उनको बीच बीच में नहीं लूंगी, क्योंकि बेटा उनसे टॉपिक को जब हम पढ़ा रहे होते तो उसकी गहराई में चले जाते हैं, और जब आपके कमेंट बीच में हम उठाते हैं तो वहां से हमारा ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है। तो कुल मिलाकर पढ़ने पढ़ाने का बेस्ट तरीका भी यही होता है कि पहले आप बिना कोई प्रश्न किए पहले आप कंटेंट को समझेंगे, कंटेंट को समझेंगे। पढ़ाते समय हम बात नहीं करेंगे बीच में। जब मैं आपको पढ़ा दूंगी तो लास्ट में मैं आपको 5 से 10 मिनट का समय दूंगी, तब हम बात करेंगे। आपके पास कोई डाउट होगा तो मैं उसी वक्त आपका डाउट बिल्कुल दूर करूंगी। लेकिन जब कंटेंट चल रहा है, मैटर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, उस समय आपका पूरा ध्यान केवल सुनने और समझने पर ही होना चाहिए, केवल सुनने और समझने पर। उस बीच अगर आप कोई प्रश्न भी करें तो उस बीच में प्रश्न नहीं करें, वही प्रश्न मैटर कंप्लीट होने के बाद करें। कब करें? जब मैं आपसे कहूंगी कि बेटा अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो, तब आप अपने प्रश्न पूछेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी? तब हमारे प्रश्नों का दौर चलेगा ना। एंड में 5 से 10 मिनट हम बिल्कुल बातचीत करेंगे। आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगी मैं सुनूंगी और मैं उसका सोल्यूशन करूंगी, लेकिन टॉपिक जब हमारा चल रहा होगा तो आपका पूरा फोकस टॉपिक पर होना चाहिए। टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद में हाथों हाथ आपसे क्वेश्चन पूछती चली जाऊंगी और आपको वहां बैठे बैठे जवाब देते चले जाना है, बैठे बैठे आपको जवाब देते चले जाना है। इतना ध्यान से पढ़ना है, इतना इत्मीनान से पढ़ना है कि हाथों हाथ ग्रहण करना है, हाथों हाथ याद करना है, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। कई बच्चे क्या होते हैं कि अभी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, याद नहीं करेंगे। बेटा कुछ याद नहीं करना होता, लेकिन यहां से ये सोचकर बैठना कि हाथों हाथ ही ग्रहण करना है। अगर आप यहां से ये सोच करके पढ़ोगे कि हाथों हाथ ग्रहण करना है, हाथों हाथ ग्रहण होगा, हाथों हाथ याद होगा, कुछ नहीं, सारा खेल ही जीवन में यहाँ का होता है। जैसा सोच लेते हैं वैसा ही होता है बेटा। सोच लिया याद नहीं करेंगे, अभी वैकेंसी आने दो उसके बाद हम याद कर लेंगे, अभी तो पढ़ लेते हैं तो नहीं होगा याद। लेकिन केवल यहां से सोच लिया कि नहीं हाथों हाथ याद करना है, हाथों हाथ पढ़ना है, हाथों हाथ समझना है, तो याद हो जाएगा। सारा खेल जीवन में यही का होता है। अच्छी मानसिकता के साथ, सकारात्मक सोच के साथ कल से बिल्कुल पढ़ाई में जुट जाना है। 11 बजे से आपकी क्लास होगी। और अब मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे कर लेती हूँ। बताओ बच्चों, अब थोड़े से मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगी, उनका जवाब भी बिल्कुल मैं दे सकती हूँ। यस 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 यस, पीडीएफ साथ ही दे देना टॉपिक होने के बाद। बिल्कुल बेटा पूनम, पीडीएफ साथ में मिल जाएगी। आरएस मीना, बिल्कुल आप भरोसा बिल्कुल बरकरार रखना, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ये मेरा कहना है। जब क्लास कंप्लीट होगी ना तब आपके देखना अमेजिंग शब्द होंगे सभी के। किरण देवी, बीच बीच में मोटिवेट करते रहना। डेफिनेटली बेटा किरण, बिल्कुल आपकी बात पे मैं पूरा विचार करूंगी, बीच बीच में मोटिवेट करूंगी। फर्स्ट पेपर की क्लास कब लगेगी मैम? बेटा फर्स्ट पेपर रिकॉर्डेड उपलब्ध है ना, आप पूरा कोर्स वो ले सकती हो। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास कुछ मटेरियल तो ऐसा होना चाहिए ना कि आप डेली उसे सुन सको, डेली पढ़ सको। पूरी क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं, फर्स्ट पेपर की पूरी क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं। यस, रिकॉर्डेड कोर्स आपके पास है, आप उसे लोड पूरा फायदा उठा सकती हो, कंप्लीट फायदा आप उठा सकते हो। मैम क्लास कितने टाइम की रहेगी? बेटा हम पढ़ेंगे 1.5 से 2 घंटे, ठीक है, डेली 1.5 से 2 घंटे पढ़ेंगे और टाइम भी 1.5 से 2 महीने लगेंगे, ठीक है। डेली हम 1.5 से 2 घंटे पढ़ेंगे और टाइम भी हमें लगेगा 1.5 से 2 महीने। क्लियर है? टाइम लगेगा 1.5 से 2 महीने। बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे। क्लास का टाइम बता दिया बेटा, 11 बजे का क्लास का टाइम होगा। 11 बजे से हम पढ़ेंगे, मॉर्निंग 11 बजे। हिंदी का टाइम चेंज करो, क्यों बेटा, क्या प्रॉब्लम आ गई हिंदी के टाइम में? टीचिंग मेथड तो बेटा अलग है, टीचिंग मेथड वैसे भी आपके सेकंड पेपर में है, ठीक है। मनोविज्ञान आपके फर्स्ट पेपर में है, भूरा नाम। टीचिंग मेथड आपके सेकंड पेपर में है। टीचिंग मेथड आपको पढ़ना होगा तो कब से लाइव क्लास शुरू होगी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। टीचिंग मेथड में बिल्कुल हिंदी की टीचिंग मेथड्स अलग होंगे जो अलग टीचर पढ़ाएंगे, संस्कृत के टीचिंग मेथड अलग होंगे जो अलग टीचर पढ़ाएंगे, एसएसटी के अलग होंगे। तो टीचिंग मेथड का अपना अपना अपने अपने सब्जेक्ट के टीचर होते हैं वहाँ पर। यस, मैथ की क्लास कब तक स्टार्ट होगी लाइव? बेटा मैथ की क्लास जो है ना वो आपकी जहाँ तक सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। सैटरडे और संडे को भी क्लास लगेगी मैथ की, बिल्कुल संडे को भी क्लास लगेगी।
और कोई सवाल हो बेटा आपके तो पूछ सकते हो। वैसे तो सवाल आप कल से पूछोगे और कुछ नहीं पूछोगे, वैसे पढ़ाऊंगी इस तरीके से एक एक सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, इत्मीनान से हम पढ़ने वाले हैं और काफ़ी कुछ आप सीखने वाले हो कल से। पूनम इंडियन, मैम लाइव नहीं ले पाते हिंदी की क्लास। ओके बेटा, लाइव नहीं ले पाती हो क्योंकि आप बिजी रहती हो, ठीक है। तो कोशिश करते हैं बेटा, 5 बजे नहीं ले पाते हो हिंदी की, ओके। थोड़ा कोशिश करती हूँ बेटा कि अगर टीचर के पास टाइम है तो टाइम चेंज कर देंगे, और अगर टीचर के पास टाइम नहीं होगा तो थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा, वो मैं अभी बात कर लेती हूँ। ये चीज़ है रिंकू, पब्लिक एडमिशन क्लास 9:30 यूज़ करो, बच्चे स्कूल जाते हैं। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप। चलो ठीक है बेटा, देखते हैं। अच्छा, अधिकतर स्टूडेंट नहीं ले पाते हैं हिंदी की क्लास, अलका सैनी आपका ये कहना है। टीचिंग मेथड बेटा अलग से होगा ना, डेफिनेटली अलग से होगा बेटा। ये तो आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं भूरा राम, ये तो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं ना आप, ये तो मनोविज्ञान की बात है। टीचिंग मेथड की बात ही अलग होती है, वो अलग से ही होगा। ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे आपसे, चिंता मत करो, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट बन गए हो ना अब, इसलिए ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो केवल पर्टिकुलर मनोविज्ञान वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ना घबराएं। अब चूँकि आप बिल्कुल मेरे खुद के बच्चे बन चुके हैं, स्टूडेंट बन चुके हो, इसलिए ज़्यादा नहीं होगा। एकता शर्मा, डेफिनेटली बेटा। तो हाँ पूनम, बिल्कुल कोशिश करते हैं बेटा, डेफिनेटली। देखिए, आप सबकी बात को तवज्जो दिया जाएगा तो कोशिश की जाएगी, बट अगर थोड़ा नहीं हो पाता तो आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। बाकी मैं कोशिश जरूर करती हूँ, आज ही मैं बात करती हूँ, ठीक है बेटा। तो कल से तैयार रहिएगा, कल से हम मिलने वाले हैं कितने बजे? 11 बजे मिलने वाले हैं, धमाल करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं पढ़ाई की, बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं पढ़ाई की। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करते हुए एंड पर आएंगे। तो कल बिल्कुल हम मनोविज्ञान से शुरुआत करेंगे, मनोविज्ञान से शुरुआत करते हुए हम शिक्षा मनोविज्ञान पर आएंगे। डायरेक्ट शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पढ़ेंगे, मनोविज्ञान से शुरुआत करेंगे, 0 से शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल 0 से शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एकता शर्मा, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कितने बजे? 11 बजे। सारे काम से फ्री होकर के बैठ जाइएगा पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं कल 11 बजे।